Hello friends, hi, this is Apurva and I welcome you to Civils Tube. I hope you all are good. तो आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम हमारी जो एमपीजी की सीरीज़ चल रही है उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस करा था भोपाल स्टेट के बारे में, उसके पहले हमने ग्वालियर स्टेट देखा था, महाकौशल देखा था, निमाड़ रीजन देखा था। इस तरीके से इंडिपेंडेंस के पहले मध्य प्रदेश में जितने भी एरियाज़ थे जो एक स्टेट के रूप में थे वो सारे एरियाज़ को डिस्कस किया। अब जो हमारा आज का लेक्चर है इसमें हम देखेंगे कि मॉडर्न पीरियड में एमपी की हिस्ट्री कैसी थी। मतलब कि हमने डिटेल में डिस्कस करी थी मराठास तक की हिस्ट्री। अब हम देखेंगे कि ब्रिटिशर्स के टाइम मध्य प्रदेश में क्या हुआ, किस तरीके की रिवॉल्ट्स हुई, मध्य प्रदेश में क्या स्टैंड लिया, कौन से प्रिंसली स्टेट ने किसको सपोर्ट किया, ये सारी चीज़ें अब हम देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विथ अवर टुडेज लेक्चर। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो मध्य प्रदेश है मुगल्स के अंडर रहता है, टेरिटोरियल एक्सपेंशन करते हैं मुगल्स, और मध्य प्रदेश का जो रीजन है वो मुगल्स के अंडर रहता है। कब तक? 1707 तक। औरंगज़ेब का जो टाइम पीरियड रहता है तब तक मध्य प्रदेश पूरा की पूरा मुगल्स के अंडर रहता है। उसके बाद में जो मुग़ल एम्पायर है वो वीक होने लगता है और उनकी जगह पे मराठास इमर्ज होकर आते हैं स्ट्रॉन्ग पावर के रूप में, और धीरे धीरे हम देखते हैं कि जो मध्य प्रदेश है उस पर मराठास का इन्फ्लुएंस बढ़ने लगता है। अब यदि हम मराठास की बात करें तो यदि हम 1720 से लेकर 1760 के बीच का टाइम पीरियड देखें तो मध्य प्रदेश पे ऑलमोस्ट पूरे मध्य प्रदेश पे मराठास का कंट्रोल हो गया था, ठीक है। और काफ़ी सारे सेमी ऑटोनॉमस स्टेट्स इमर्ज होकर आए थे ड्यूरिंग दिस टाइम, और ये जो सेमी ऑटोनॉमस स्टेट थे इस पे मराठा पेशवास का रूल था। जैसे हम देखते हैं इंदौर में होलकर्स का रूल हो जाता है, मालवा रीजन में भोसलेस का रूल होता है, नागपुर वाले रीजन में महाकौशल और गोंडवाना में भी भोसलेस का इन्फ्लुएंस रहता है, पवार्स का रूल रहता है धार और देवास वाले रीजन में, सिंधियास का जो रूल रहता है वो नदर्न पार्ट ऑफ द स्टेट पे हमको देखने को मिलता है। तो हम देखते हैं कि हमारा जो स्टेट था उसके मेजर जितने भी प्रिंसली स्टेट्स थे वहाँ पे मराठा पेशवास का रूल स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा हम काफ़ी सारे प्रिंसली स्टेट दूसरे भी देखते हैं, जैसे रीवा हो गया। ये जो स्टेट्स थे यहाँ पे जो यहाँ के लोकल रूलर्स थे उन्हीं का रूल कंटिन्यू रहता है। अब हम देखते हैं कि जो झांसी है वो एक नए स्टेट के रूप में इमर्ज आया हुआ था और इसको फॉर्म किया था मराठा जनरल ने। इसके बाद में भोपाल स्टेट के बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया। दोस्त मोहम्मद खान ने भोपाल स्टेट फाउंड करा था 1720 में, और वहाँ पे मुस्लिम डायनेस्टी का रूल रहता है। बट हम देखते हैं 1761 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होती है। ये जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होती है ये मराठास के एक्सपेंशन को एंड कर देती है। ये एंड होता है मराठास का एक्सपेंशन का। 1707 के बाद में मराठास इमर्ज होकर आए एक स्ट्रॉन्ग पावर के रूप में। तब पेशवा बाजीराव का टाइम पीरियड था, तब मराठा एक बहुत पावरफुल स्टेट बन चुका था 1720 के आसपास तक। 1720 से लेकर 1760 तक मराठास एक एक्सपेंशनरी पॉलिसी पे वर्क कर रहे थे। वो पूरे इंडिया को कॉन्कर करना चाहते थे और पूरे इंडिया को एक सिंगल कंट्री के रूप में इमर्ज करना चाहते थे। बट हम देखते हैं कि 1761 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होती है। ये जो बैटल है ये मराठा पेशवा और अफ़गान इन्वेटर अहमद शाह अब्दाली के बीच में होती है। इस बैटल में जो मराठा पेशवा रहते हैं वो डिफीट हो जाते हैं, और यहीं पे जो मराठास का एक्सपेंशन होता है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। हम देखते हैं कि जो बैटल थी थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, इसके पहले मराठास बहुत कॉन्फिडेंट थे। उन्हें लगता था कि उनसे कोई जीत नहीं सकता, वो बहुत पावरफुल हैं। बट आफ्टर दिस बैटल मराठास का जो कॉन्फिडेंस था वो काफ़ी ज़्यादा गिर गया, और हम देखते हैं कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत ये अहमद शाह अब्दाली ने जीती थी। एज सच मराठास की कोई ऐसी डिफीट नहीं हुई थी कि वो आगे नहीं बढ़ पाते या उनका एक्सपेंशन उनको वहीं रोकना पड़ता। बट इस बैटल का इम्पैक्ट मराठास के ऊपर इस तरीके से पड़ा कि ना ही मराठास इस बैटल का पॉजिटिव कुछ इम्पैक्ट उठा पाए, ना ही अफगान्स उठा पाए। उसकी जगह पे ब्रिटिशर्स ने इस बैटल का एडवांटेज उठाया और जो उनका इन्फ्लुएंस था वो एक्सपैंड करना स्टार्ट कर दिया। इसके बाद में हम देखते हैं कि 1764 आता है जिस समय होती है बैटल ऑफ प्लासी, और उसके बाद में ब्रिटिशर्स अपना एक्सपेंशन इंडिया में स्टार्ट करते हैं। ब्रिटिश रूल्स की यदि हम बात करें तो जो ब्रिटिश मराठास थे वो डिसिसिवली डिफीट करे गए ब्रिटिशर्स के द्वारा।
कब? जो एंग्लो मराठा वॉर चली 1775 से 1818 तक। 1775 से 1818 तक 3 बैटल हुई, 3 एंग्लो मराठा वॉर हुई, जिसके अंदर आखिरी जो वॉर थी वो 1818 में हुई। 3rd एंग्लो मराठा वॉर होती है, उसका रिजल्ट ये निकलता है कि इंडिया में ब्रिटिश सुप्रीमेसी इस्टेब्लिश हो जाती है और जो एमपी होता है वो ब्रिटिशर्स के इन्फ्लुएंस में आ चुका होता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश में काफ़ी सारे छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट थे, डजन्स ऑफ प्रिंसली स्टेट थे, इंदौर, भोपाल, रीवा, डजन ऑफ स्मॉलर स्टेट। ये सारे स्टेट्स प्रिंसली स्टेट बन गए ऑफ ब्रिटिश इंडिया। और जो महाकौशल वाला रीजन था वो ब्रिटिश प्रोविंस बन गया। सागौर और नेरबुडा टेरिटरी कहलाता था ये वाला पार्ट, ठीक है। तो काफ़ी सारे प्रिंसली स्टेट थे, उसके अलावा जो हमारा महाकौशल वाला रीजन था वो क्या बन गया था? ब्रिटिश प्रोविंस बन गया था। अब ये इंडिपेंडेंस के पहले का इंडिया का मैप है। ये सेंट्रल प्रोविंस था, ये विरार था, ये सेंट्रल इंडिया एजेंसी था। तो इस तरीके से अलग अलग स्टेट्स और प्रिंसली स्टेट्स के रूप में सब डिवाइड हो गए। अब हम देखते हैं कि 1857 की जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहलाती है या रिवॉल्ट ऑफ 1857 कहलाती है, उसके पहले मध्य प्रदेश में क्या ऐसे इवेंट्स हुए अगेंस्ट ब्रिटिशर्स और कौन सी ऐसी रिवॉल्ट्स थी जो हुई। तो सबसे पहले हम देखते हैं रिवॉल्ट ऑफ भोसले। ये मैप देख रहे हैं आप, ये सेंट्रल प्रोविंस वाला एरिया देख रहे हैं, इसमें मेनली महाकौशल और नागपुर वाला जो रीजन था वो वाला पार्ट आता था। यहाँ पे भोसले का रूल था, ये मराठा पेशवा थे, बट ब्रिटिशर्स के कारण इनका जो रूल था वो वीक पड़ने लगा था। और एक मराठा रूलर थे अप्पा साहेब भोसले, जो कि फरवरी 1817 के अंदर अपने थ्रोन पे बैठे। उसके बाद में इन्हें ब्रिटिशर्स ने ऑफ़र दिया कि इन्हें ट्रीटी साइन करनी होगी सब्सिडरी अलायंस की, ट्रीटी ऑफ सब्सिडरी अलायंस, बट ही वॉज नॉट हैप्पी विद दैट ट्रीटी और इसलिए इन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट रिवॉल्ट कर दी। अब यहाँ पे ये सब्सिडरी अलायंस सिस्टम क्या होता है? सब्सिडरी अलायंस ये कंसेप्ट लेकर आए थे ब्रिटिशर। इस कंसेप्ट का मेन ऑब्जेक्टिव था कि जो इंडिया में प्रिंसली स्टेट्स हैं उनके जो एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, उनकी जो एक्सटर्नल रिलेशंस हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, वो ब्रिटिशर्स देखते थे और जो इंटरनल मैटर था वो वहाँ का जो किंग होता था उनके हाथ में होता था। ये इस पॉलिसी का काम होता था। ये एक ट्रीटी होती थी जो मोस्ट ऑफ द प्रिंसली स्टेट साइन कर चुके थे बाय द एंड ऑफ 1880। अब हम इसके अलावा देखते हैं कि जो डिस्ट्रिक्ट ऑफ सागर और दमोह वाला रीजन था, मतलब कि ये वाला जो पार्ट था, यहाँ पे भी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट रिवॉल्ट हुई थी। हम इस रीजन में ये देखते हैं कि जो बुंदेला किंग थे, बुंदेला राजपूत राजा छत्रसाल, इन्होंने जो पेशवा थे, पेशवा ऑफ पुणे, पेशवा बाजीराव, उनको अपनी टेरिटरी की कुछ पार्ट्स दिए थे, कुछ डिस्ट्रिक्ट दिए थे, जैसे सागर और दमोह। हम देखते हैं कि पेशवा का रूल वीक पड़ने के बाद में, जो डेपोजिशन ऑफ पेशवास के बाद में जो लॉर्ड हेस्टिंग होते हैं, वो 3 डिस्ट्रिक्ट जो ये रहते हैं सागर और दमोह के आसपास के, उनको कैप्चर कर लेते हैं बाय द एंड ऑफ 1880। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो मंडला, बैतूल, सियोनी, नर्मदा वैली वाला पार्ट था, यहाँ पे भी कंपनी रूल स्टार्ट हो जाता है आफ्टर द डिफीट ऑफ अप्पा साहेब भोसले। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, अप्पा साहेब भोसले को ब्रिटिशर्स ने बैटल ऑफ सीता बल्डी में डिफीट किया था। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट रिलेटिंग टू दिस। सीधे बैटल ऑफ सीता बर्ली आ सकता है 3 मार्कर में, उसके अलावा एमसीक्यूज़ में भी आ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए जो बैटल ऑफ सीता बर्ली थी वो अप्पा साहेब भोसले और ब्रिटिशर्स के बीच में हुई थी, जिसमें जो ब्रिटिशर्स थे वो इमर्ज होकर आए थे एज अ विक्ट्रेस और उन्होंने ये जो टेरिटरी थी उसको कॉन्कर कर लिया था। और 1820 में हम देखते हैं कि जो एंटायर टेरिटरी थी इसको सागर नर्मदा टेरिटरी का नाम दिया गया और इसको एजेंट टू द गवर्नर जनरल के अंडर रखा गया। इसके अलावा हम देखते हैं कि 1842 के आसपास सागर नर्मदा जो टेरिटरी थी वहाँ पे एक बैटल हुई थी जिसे हम बुंदेला रिवॉल्ट के नाम से भी जानते हैं। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, याद होना चाहिए आपको। 1842 में हुई थी ये अगेंस्ट ब्रिटिश टायरनी, ठीक है। इसके जो मेन पर्सन्स थे जो इससे एसोसिएटेड थे वो थे
जवाहर सिंह बुंदेला ऑफ चंद्रपुर, ये वहाँ के किंग थे। उसके बाद में मधुकर शाह ऑफ नरहट, ये लीडर थे इस रिवॉल्ट के। इसके बाद में इनको गोंड राजा धिल्लन शाह ऑफ मदनपुर ने भी सपोर्ट प्रोवाइड करा था, राजा हृदय शाह ऑफ हीरापुर, और इसके अलावा काफ़ी सारे चीफ्स ने भी इनको सपोर्ट किया था। जो ब्रिटिश फोर्स थी वो बहुत कोशिश करती है इस अपसर्ज को ख़त्म करने की, कर्ब करने की, और ये काफ़ी लंबे समय तक इनके बीच में ये रिवॉल्ट चलती रहती है। इन द एंड जो हृदय शाह रहते हैं और मधुकर शाह रहते हैं उनको कैप्चर कर लेती हैं ब्रिटिशर्स, और बाद में इनकी जो बॉडी रहती है उसको जला देती है सागर जेल के पीछे। मधुकर शाह जो हैं ये एक पॉपुलर फिगर हैं, इनको ग्लोरीफाई किया जाता है सेंट्रल इंडिया में, और इनकी काफ़ी सारी कहानियाँ भी इस रीजन में फेमस है। तो यहाँ पर मधुकर शाह का नाम बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा हृदय शाह ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। जवाहर सिंह बुंदेला ऑफ चंद्रपुर और मधुकर शाह ऑफ नरहट, ये दोनों इम्पॉर्टेंट चीफ थे, इम्पॉर्टेंट लीडर थे इस रिवॉल्ट के। ठीक है, तो ये थी बुंदेला रिवॉल्ट। डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है बुंदेला रिवॉल्ट के बारे में, इसलिए इससे रिलेटेड जितनी भी इम्पॉर्टेंट डिटेल्स है वो आपको पता होनी चाहिए। हम देखते हैं कि 1818 तक सब्सिडरी अलायंस के थ्रू, ट्रीटी ऑफ सब्सिडरी अलायंस के थ्रू ब्रिटिशर्स ने इन रीजन्स को अपने अंडर करा। यहाँ के जो एक्सटर्नल अफेयर्स थे वो ब्रिटिशर्स के पास थे। अब 1853 आते आते यहाँ पे राजा ऑफ नागपुर बन गए थे रघुजी III। इनकी डेथ हो गई और इनकी जो टेरिटरी थी, इनका जो स्टेट था नागपुर स्टेट, उसको कैप्चर कर लिया था ब्रिटिशर्स ने। इसके अलावा ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे सतारा, झांसी और बहुत सारे दूसरे स्टेट्स को भी कैप्चर किया था, जिसके कारण इनके अगेंस्ट लोगों के अंदर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया था और काफ़ी ज़्यादा हेट्रेट था अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। अब 1853 में ये जो रघुजी III थे, इनकी डेथ हो गई थी, जो कि नागपुर के किंग थे। इसके बाद में इनका कोई बच्चा नहीं था, और इसी समय पे जो ब्रिटिशर्स थे वो एक नई एग्रीमेंट लेकर आए थे जिसका नाम था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसके अकॉर्डिंगली यदि कोई भी किंग है, उनका यदि कोई भी लेजिटिमेट सन नहीं है, उनका कोई बेटा नहीं है, तो वो जो टेरिटरी है वो डायरेक्ट ब्रिटिश कंट्रोल के अंडर चली जाएगी। और ये जो प्रोविज़न था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का, उसके अंडर जो उस स्टेट के किंग है उन्हें कोई बच्चा अडॉप्ट करने की भी परमिशन नहीं होती थी। तो इसलिए ये जो कंसेप्ट था उसके अगेंस्ट काफ़ी ज़्यादा हेट्रेट था और काफ़ी सारे प्रिंसली स्टेट इसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे। सतारा, झांसी, नागपुर, इन सारे स्टेट्स को अंडर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ही कैप्चर किया गया था। इसके अलावा हम देखते हैं कि झांसी को भी इसी तरीके से कैप्चर किया गया था। झांसी के किंग थे राजा गंगाधर राव ऑफ झांसी, जिनकी डेथ हो गई थी 1853 में। इसके बाद में जो इन्होंने एक यंग प्रिंस को अडॉप्ट किया था जो वहाँ के किंग बन चुके थे, बट क्योंकि वो माइनर थे तो उनकी जगह पे उनकी जो वाइफ थी वो रूल कर रही थी, रानी लक्ष्मीबाई। वो रेजेंट थी ऑफ द प्रिंस। लॉर्ड डलहाउसी थे, उनने इनको रूलिंग राइट ऑफ द प्रिंस को डिनाई कर दिया था। उनने जो इनका बेटा था उसको राजा मानने से मना कर दिया था क्योंकि वो एक एडॉप्टेड सन था। और इसी के बाद में जो रानी लक्ष्मीबाई थी उन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेन एक रिवॉल्ट रेज करी। और ये जो रिवॉल्ट थी इसमें रानी लक्ष्मीबाई को सपोर्ट प्रोवाइड करा नाना साहेब और तात्या तोपे ने। जो सिंधिया हाउस ऑफ ग्वालियर था और होलकर हाउस ऑफ इंदौर था, इन दोनों ने रानी लक्ष्मीबाई को हेल्प प्रोवाइड करने से मना कर दिया था। इस चीज़ को लेकर अभी भी बहुत सारी कंट्रोवर्सीज चलती है। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। राजा गंगाधर राव, इनका नाम याद होना चाहिए, 3 मार्कर में भी आ सकता है, MCQ में भी आ सकता है। झांसी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर पे अटैक करा था जो ब्रिटिश फोर्ट था उसके ऊपर, और काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल रहा था ग्वालियर वाले रीजन में रानी लक्ष्मीबाई का। इसलिए इनसे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट डिटेल्स हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा हम देखते हैं भील रिवॉल्ट। खानदेश वाला जो रीजन है, हमने जो निमाड़ पढ़ा था वहाँ पे हमने खानदेश के बारे में पढ़ा था। खानदेश की कैपिटल थी बुरहानपुर। ठीक है, यहाँ पर 1818 से लेकर 1848 तक रिवॉल्ट चली, भील रिवॉल्ट। 1818 इसी समय से ब्रिटिशर्स का
कंट्रोल स्टार्ट हुआ था मध्य प्रदेश वाले रीजन में, क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्रिंसली स्टेट अंडर मराठास थे मध्य प्रदेश में। तो 1818 से इनका रूल यहाँ पे स्टार्ट हुआ और ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसीज़ थी उनसे नाखुश होकर भील्स ने यहाँ पे रिवॉल्ट स्टार्ट कर दी अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। ब्रिटिश ऑक्यूपेशन ऑफ खानदेश के अगेंस्ट इन्होंने रिवॉल्ट स्टार्ट करी और ये जो रिवॉल्ट थी ये 30 ईयर्स तक कंटिन्यूसली चलती रही। फाइनली जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने भील को मिलिट्री ऑपरेशन और कंसिलेटरी मेजर्स के थ्रू सप्रेस किया। तो ये रिवॉल्ट भी बहुत इम्पॉर्टेंट है मध्य प्रदेश पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए आपको इससे रिलेटेड भी सारी डिटेल्स पता होना चाहिए। जिस तरीके से मध्य प्रदेश का वेटेज काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुका है, इसलिए मध्य प्रदेश की हिस्ट्री बहुत मैटर करती है। छोटी छोटी डिटेल्स जो भी आपको याद रहे वो याद रखने की कोशिश करिए, और यहाँ पे जो भी छोटे मोटे फैक्ट हैं और कोई इंडिविजुअल पर्सनालिटी है जिनने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है मध्य प्रदेश की इंडिपेंडेंस के दौरान, तो उनके भी नाम याद होना ज़रूरी है। वो कौन से रीजन में थे या उनकी लाइफ से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट इवेंट है तो वो आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। यदि आपको हमारे लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं सिविल्स ट्यूब के नाम से। थैंक यू।